हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर में। मित्रों, मैं राजीव सर आपको पर्यावरण पढ़ाता हूं और विज्ञान पढ़ाता हूं। बात करते हैं, हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस के माध्यम से पर्यावरण के घटक पढ़े हुए थे और घटक के अंतर्गत हम लोगों ने पर्यावरण के दो घटक पढ़े थे, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोगों ने सभी भौतिक कारक जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा, ऊर्जा, मृदा, जल इत्यादि सभी घटकों को, सभी कारकों को पढ़ा हुआ था। आज हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के जैविक घटक। और पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत मैं बता दूं आपको बायोटिक फैक्टर, जिसमें सभी लिविंग्स को सम्मिलित किया गया। जितने भी सजीव हैं जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, वे सभी सजीव को पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, रखा जाता है। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जाके बेल को बजा दें। मोस्टली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। और अगर वीडियो चीज़ें समझ में आती हैं तो कमेंट सेशन में जाके कमेंट भी किया करें। चलिए बात करते हैं कि कुछ लोग लगातार आप लोगों को मिसगाइड करेंगे। भाई, बहुत सारे शिक्षार्थी हमारे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आप लोगों को जो सूचनाएं मिल रही हैं कि राजीव सर का 69 शिक्षक भर्ती में चयन हो जाएगा, तो प्रयागराज एकेडमी में अब कौन पढ़ाएगा। तो मित्रों, एक चीज मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूं, हमारी किसी भी शिक्षक भर्ती में कहीं भी अगर हमारा चयन होता है तो भी मैं प्रयागराज एकेडमी में हमेशा सेवा देता रहूंगा। ये एकेडमी हम सब की एकेडमी है, ये एकेडमी आपकी एकेडमी है, ये एकेडमी किसी एक की एकेडमी नहीं है। और इस प्रयागराज एकेडमी को चलाने के लिए मैं शिक्षक के पद पर रहते हुए भी क्लासेस को लूंगा। अगर बात आएगी एकेडमी की, इवन तो मैं अपने पद को त्याग भी सकता हूं इस एकेडमी के लिए। बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर हम लोगों पे भरोसा किया तो मैं शिक्षक आपको 100% बनाऊंगा। चलिए, इसी भरोसे पे हम लोग बिल्कुल कायम रहेंगे, बने रहेंगे। आपको कतई परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए बात करते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक, एक जैविक और अजैविक घटक पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जैविक घटक के बारे में। बायोटिक फैक्टर होता है, और मित्रों मैं आपको बता दूं, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जितने भी सजीव हैं, सभी लिविंग्स को अगर पूछा जाए किस घटक में सम्मिलित किया गया, तो आपने का सभी सजीव को जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब बात करता कि ऐसे कौन कौन से सजीव हैं, या एक लाइन में कह सकते हो, पर्यावरण का वह घटक जिसके अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। अब सजीव सजीव की जब बात करते हैं तो कौन आएगा इसमें, आपने का प्लांट्स, पौधे, और पौधों के साथ साथ क्या आएंगे, जीवधारी, एनिमल्स। कौन आएगा, एनिमल्स। तो आपने का जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीव का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, आपने का जैविक घटक के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और सजीव के अंतर्गत आपने ऐसे सभी पेड़ पौधे या जीवधारी जो सजीव के अंतर्गत आते हैं, लिविंग्स के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम लोग जैविक घटक के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें किसको किसको रखा गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे और जीवधारी, और इसमें सूक्ष्म जीवों का भी सम्मिलित किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव को भी सम्मिलित किया जाता है। ऑर्गेनिज्म, तो अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव, जीवधारी, पेड़ पौधे, ये सभी किस घटक के, पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया, तो आपने कहा पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया। तो अब हम लोग एक एक करके इन पौधों को, घटकों को यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। जैसे आपने का प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के साथ साथ आपने का जीवधारी है, और उसके साथ साथ आपने का सूक्ष्म जीव है। इन तीनों को पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और आपने का जितने भी सजीव हैं वो सभी किस घटक के अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्लांट्स की। एक एक करके हम लोग सभी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने अजैविक फैक्टर के अंतर्गत हम लोगों ने ईवीएस साइंस में पढ़ा हुआ था,
मित्रों मैं बता दूं, आपकी ये जो जितने वैकेंसीज है टेट सीटेट सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोग लास्ट तक बात किया करें। कुछ लोग लास्ट में वीडियोस को हम लोग देखते हैं, बात करने के पश्चात कमेंट करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आती हैं चीजें, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करें मित्रों। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग पेड़ पौधों की, प्लांट्स की। पौधे, तो अगर बात करें कि पौधों की, हम लोग जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, तो सबसे पहले आपने का हरे रंग के होते हैं। पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने का जितने भी पौधे हैं सभी पौधे हरे रंग के होते हैं। और पेड़ पौधे हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? हरित लवक। और हरित लवक के कारण पेड़ पौधे किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। आपने का पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पेड़ पौधे वाटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल, और पृथ्वी से जल को लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और आपने का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने का जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे पेड़ पौधे अपने का पृथ्वी से जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करके, और हरित लवक उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपने का अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी या परपोषी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी या परपोषी। मैं आपको 1 मिनट के अंतर्गत 2 चीजें बताना चाहता हूं यहाँ पर। एक आपने का होता है ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी, और एक आपने का होता है परपोषी। अब देखिए, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, इन दोनों में अंतर क्या है? आपने का जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, आपने का प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या अन्य जीवधारियों पर आश्रित होते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। तो आपने का एक स्वपोषी और एक परपोषी। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी या परपोषी, तो कैसे बताएंगे? आपने कहा स्वपोषी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी। कैसे होते हैं? स्वपोषी। चलिए अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स प्लांट और प्लांट्स को कहीं ना कहीं संरचना के आधार पे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इस प्लांट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पेड़ पौधों को संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अगर पूछा जाए कि संरचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पौधों को संरचना के आधार पर पौधों को, प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि पेड़ पौधों को संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो आपने का संरचना के आधार पे पेड़ पौधों को, सभी पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं शाक, हर्ब। नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं झाड़ी, सर्व। नंबर 3, वृक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं ट्री। तो आपने का सभी पेड़ पौधों को संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, उसका जो बनावट है उस बनावट के आधार पे प्लांट्स को, पेड़ पौधों को अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया, तो आपने का संरचना के आधार पे पौधों को
तीन भागों में बांटा गया। आपने का एक होता है साग और एक होता है झाड़ी और एक होता है वृक्ष। इतना समझ में आ रहा है? चीजें समझते रहिएगा, एक एक चीज मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर दूंगा, जिससे आपके आगामी एग्जाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टेट सीटेट का जब भी एग्जाम होता है तो बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है मित्रों। हर बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से पढ़ लिया तो सीटेट में 100% आउट ऑफ 30 में आप 29 या 28 मार्क्स गेन करेंगे ही। ये हमारा दावा है 100%। चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, कोई भी वैकेंसी जाती, क्योंकि यूपी में जो टॉपर्स होते हैं, चाहे किसी वैकेंसी को हो, चाहे सी टेट के हो, चाहे यूपी टेट के हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 हो, 68,500 वैकेंसी हो, इन सभी के टॉपर्स कहीं ना कहीं हमारे एकेडमी से ही, हमारे के द्वारा ही पढ़ाए हुए निकलते हैं स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी जरूर होंगे वो। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, अभी जो 69,000 वैकेंसी का जो रिजल्ट आना बाकी है, बहुत जल्द रिजल्ट आ रहा है, और इसी रिजल्ट के साथ साथ आप देखिएगा जो टॉपर स्टूडेंट्स निकलेगा वो कहीं ना कहीं हमारा विद्यार्थी होगा। चलिए बात करते हैं। आपने का संरचना के आधार पर पेड़ पौधों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक है साग, एक है झाड़ी और दूसरा है वृक्ष। तो आपने का साग क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष क्या है, इन तीनों के बारे में ब्रीफ समझाता हूं एक एक चीज को। चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं साग के बारे में कि साग है क्या। तो पूछा जाए सवाल, संरचना के आधार पर पेड़ पौधों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बताएंगे? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से? आपने का साग है, झाड़ी है और वृक्ष है। संरचना के आधार पर सभी पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया। अब नंबर 1 हम लोग हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर, साग। ये साग है क्या? अगर पूछा जाए कि हर्ब किसे कहते हैं, साग क्या है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आपने कुछ छोटे छोटे पौधे देखे होंगे, ऐसे पौधे, ये छोटे छोटे पौधे, जिन पौधों में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, ब्रांचलेस होते हैं। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें शाखाएं एब्सेंट होती हैं, ब्रांच अनुपस्थित होती हैं। आपने का जैसे आपने छोटे छोटे घास के पौधे देखे होंगे, आपने केला का पौधा देखा होगा। केला के पौधे में क्या शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं? नहीं होती हैं, पत्तियां केवल निकलती हैं, ब्रांचलेस होते हैं। तो आपने का ऐसे छोटे छोटे पौधे जो हरे रंग के होते हैं, जिनके तने मुलायम होते हैं और उन तनों की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, 1 मीटर तक होती है। आपने का ऐसे छोटे छोटे पौधे जिन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, ये पौधे हरे रंग के होते हैं, जिनके तने मुलायम होते हैं। ये सभी पौधों में तने में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, ब्रांचलेस स्टेम होते हैं। ये सभी पौधे क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साग है, और इसके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं मित्रों। तो मैं बता दूं यहां पर, बांस। अब आप सोचोगे बांस तो झाड़ी है, नहीं, बांस है क्या? तो बांस एक घास है। बांस क्या है? एक घास है। और घास किसके अंतर्गत आता है? साग के अंतर्गत आता है। तो आपने का सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी घास बताओ, सबसे लंबी घास का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? बांस। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबी घास कौन सी है, अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी घास कौन सी है, तो आंसर में क्या बताएंगे? बांस। मैंने क्वेश्चन लिखा कि सबसे लंबी घास बताइए, तो आंसर क्या होगा? बांस। तो बांस एक घास है और घास एक साग है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए बांस है, साग, झाड़ी, वृक्ष, और क्वेश्चन लोग करके चले जाते हैं झाड़ी है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, बांस एक घास है और घास एक साग है, इसलिए बांस को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? साग के अंतर्गत। सवाल पूछा गया केला, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए केला है, साग, झाड़ी, वृक्ष, क्या बताएंगे आप? साग है, झाड़ी है, वृक्ष है, केला को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो आपने कहा साग के अंतर्गत। केला को किसके अंतर्गत रखेंगे? साग के अंतर्गत। मांस को किसके अंतर्गत रखेंगे? साग के अंतर्गत। धनिया का पौधा देखियो,
छोटी छोटी हरी धनिया होती है, मेथी, छोटी छोटी घास, पालक, बथुआ, इन सभी को किसके अंतर्गत रखेंगे? साग के अंतर्गत। जैसे आपने कहा पालक है, आपने कहा मेथी है, ऐसे छोटे छोटे सभी पौधे जिन पौधों के तने हरे रंग के होते हैं। बात करें गेहूं की, गेहूं किसके अंतर्गत आएगा? साग के अंतर्गत आएगा। बात करें मक्का की, मक्का किसके अंतर्गत आएगा? साग के अंतर्गत, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे सभी पौधे जिनके तने की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और ये तने ब्रांच लेस होते हैं, शाखा रहित होती हैं, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और उसके साथ साथ आपने कहा ब्रांच लेस होते हैं, उसके साथ साथ आपने कहा इनमें एकदम से शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और सभी के सभी इन पौधों को किसके अंतर्गत रखा गया? साग के अंतर्गत रखा गया। आपने कहा जैसे बांस क्या है? साग है। केला क्या है? साग है। पालक क्या है? साग है। गेहूं क्या है? साग है। मक्का क्या है? साग है। धान क्या है? साग है। ऐसे सभी पेड़ पौधों को किसके अंतर्गत रखेंगे? साग। सबसे ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस 2 थे, मैंने आपको पहले से ही हाईलाइट करके रखा है। पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे लंबी घास है, तो सबसे लंबी घास कौन सी बताएंगे? बांस। कौन सी है? बांस। अगर मुझे बांस को रखा गया साग झाड़ी वृक्ष के अंतर्गत, तो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो बांस को साग के अंतर्गत रखा जाता है। अगर पूछा कि केला है तो साग है, झाड़ी है, वृक्ष है, तो केला को किसके अंतर्गत रखा जाएगा मित्रों? साग के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग साग के बाद। इतना सब समझ में आ गया होगा? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। इतना चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं साग के बाद। नंबर 2 झाड़ी। झाड़ी, साग और साग के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? झाड़ी। सर्व। आपने कहा साग और साग के बाद क्या पढ़ेंगे? झाड़ी। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं जब झाड़ी की, सर्व की, तो आपने कहा कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे जिन पौधों के तनों की लंबाई लगभग 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है। आपने कहा कुछ ऐसे पौधे जिन पौधों की लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है और इन पौधों के तने में शाखाएं तो पाई जाती हैं, परंतु शाखाएं तने के निचले भाग से निकलती हैं। ध्यान रखना, आपने कहा कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे जिन पौधों में शाखाएं तो पाई जाती हैं, परंतु शाखाएं, मैंने देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो मैंने कहा ये पौधे में शाखाएं तो होती हैं, परंतु शाखाएं तने के निचले भाग से निकलती हैं। इन पौधों की लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। जैसे आपने कहा कुछ पौधे आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल ही पूछे थे, ध्यान रखना, गुलाब, गुड़हल, करौंदा, नींबू इत्यादि। कुछ ऐसे सभी पौधे जिन पौधों में अगर पूछा जाए कि तने से शाखाएं तो निकलती हैं, लेकिन तने के किस भाग से? निचले भाग से निकलती हैं। कुछ ऐसे पौधे जिन पौधों में तने से शाखाएं तने के निचले भाग से निकलती हैं, और आपने कहा शाखाएं तो होती हैं लेकिन किस भाग से निकलती हैं? निचले भाग से निकलती हैं। इन पौधों को झाड़ी के अंतर्गत रखा गया। इसकी लंबाई 1 से लगभग 3 मीटर तक होती है। और गुलाब क्या है? झाड़ी है। गुड़हल क्या है? झाड़ी है। करौंदा क्या है? झाड़ी है। नींबू क्या है? झाड़ी है। मौसमी क्या है? झाड़ी है। तो आपने ऐसे सभी पौधे जिनमें तने की शाखाएं निचले भाग से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी। चलिए अब बात करते हैं ट्री की। इनके पास एग्जाम्पल, ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा कहां से बनता है? एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। इतना चीजें आप राइट डाउन करते रहे फटाफट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ फटाफट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ अच्छा केला क्या है? साग, झाड़ी, वृक्ष, तो क्या बताओगे? साग। बांस क्या है?
बांस को ध्यान रखना मित्रों, झाड़ी नहीं है। बांस को किसके अंतर्गत रखा गया? साग, क्योंकि बांस एक घास है, सबसे लंबी घास। अगर जब पूछा जाता है कि सबसे लंबी घास बताइए, तो सबसे लंबी घास कौन सी? बांस। और बांस को किसमें के अंतर्गत रखा जाएगा? साग के अंतर्गत। गुलाब क्या है? झाड़ी है। करौंदा क्या है? झाड़ी है। नींबू क्या है? झाड़ी है। तो आपने का साग हो गया, झाड़ी हो गया, और उसके बाद संरचना के आधार पर हम तीसरा स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, साग झाड़ी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। आपने का ट्री। किसकी बात करते हैं? वृक्ष की बात करते हैं, ट्री। अब मैं आपको बता दूं, आपने का ऐसे सभी पेड़ पौधे जिन पौधों के जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं और इन पौधों में तने लगभग 3 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, और इन सभी पौधों के तने से शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? ऊपरी भाग से निकलती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। आपने का जिन पौधों के तने के निचले भाग से शाखाएं निकलती थी उसे झाड़ी कहते थे, और जिन पौधों के तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। वृक्ष की लंबाई मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से अधिक होती है। तो आपने का ऐसे सभी पौधे जिन पौधों की लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है उसे हम किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? वृक्ष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपका हिट कराऊंगा। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपने नाम सुना होगा वार्षिक वलय, जिसको कहते हैं एनुअल रिंग। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग्स। तो मित्रों जब बात करते हैं वार्षिक वलय की, तो आपने देखे होंगे कई जब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के जब तने काटे जाते हैं, जो उसकी काट लेते हैं, टीएस लेते हैं, जब हम ट्रांसेक्शन लेते हैं, काट लेते हैं, तो आपने जब पौधे के तने के अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे रिंग की तरह संरचना पाई जाती है, जो छल्ले नुमा, छल्ले की तरह संरचना पाई जाती है, उसी रिंग की तरह संरचना को क्या कहते हैं? वार्षिक वलय कहते हैं, एनुअल रिंग्स कहते हैं। तो मित्रों मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूं कि वार्षिक वलय केवल और केवल वृक्ष में पाए जाते हैं, ना ये शाख में पाए जाते हैं, ना ये झाड़ी में पाए जाते हैं। सभी पौधों के वार्षिक वलय बेसिकली किस में पाए जाते हैं? वृक्ष में। और यही वार्षिक वलय को गिन कर, काउंट करके, अगर इन वार्षिक वलय का काउंट कर लिया जाए, गिन लिया जाए, तो इनको गिनकर पौधों की आयु का पता लगाते हैं। अगर पूछा जाए कि प्लांट्स की एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, पौधों की आयु का पता कैसे लगाते हैं, पौधों की आयु पता लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख पा रहे होंगे। आपने ऐसे सभी पेड़ पौधे जिन पौधों की तने मोटे होते हैं, धूसर होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे कलर को धूसर कहते हैं, और इन पौधों में तने की लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है, और आपने इनमें शाखाएं तो होती हैं, शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। उसके साथ साथ इन पौधों के तने की जब हम टीएस लेते हैं, काट लेते हैं मित्रों, तो काट लेने पर इनमें वार्षिक वलय पाए जाते हैं। और वार्षिक वलय जो एनुअल रिंग होते हैं, आपने देखा होगा पौधे का तना काटते हैं तो ऐसा इसमें स्ट्रक्चर लाइक ऐसे गोल गोल संरचना पाई जाती है, उसको एनुअल रिंग वार्षिक वलय कहते हैं। और इन्हीं वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ पौधों की आयु का पता लगाते हैं। क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में कुछ ज्यादा ब्रॉड कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। इसका जो पिथ होता है वो बेसिकली जो जाइलम फ्लोएम, जो इनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उन्हीं वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा, संवहनी ऊतक के द्वारा, जाइलम फ्लोएम के द्वारा आपने का एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। कभी स्प्रिंग सीजन में ज्यादा डेवलप कर जाता है, उसके बाद विंटर वेकेशंस में, विंटर सीजन में अगर देखेंगे तो विंटर सीजन में क्या होता है, इनका डेवलपमेंट कम हो पाता है, तो इसलिए ये रिंग की तरह संरचना बन जाती है। तो पेड़ पौधों की आयु का पता कैसे लगाते हैं? पौधों की आयु का पता लगाते हैं किसके द्वारा? वार्षिक वलय के द्वारा। तो ये तो थे वृक्ष। वृक्ष के एग्जाम्पल जैसे आपने आम, नीम,
पीपल, यूकेलिप्टस इत्यादि सभी पेड़ पौधे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपने का जो सब कंडीशंस को फॉलो करते हो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वृक्ष के अंतर्गत आएंगे। तो आपने का ये तो हो गया हमारा सात झाड़ी वृक्ष के बारे में मैंने ब्रीफ डिस्कस किया मित्रों। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इन सभी के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपने पेड़ पौधों की संरचना के बारे में जाना। संरचना के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया, सात झाड़ी वृक्ष। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रश्न आया भी था अभी सीटेट एग्जाम में लास्ट ईयर वाले में, क्योंकि जितना मैं पढ़ाता हूँ कहीं क्वेश्चन आपका सॉल्व करेगा 100%। एकदम फैक्ट टू फैक्ट मैं आपको देता चल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करा रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता ना, और छोटे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते, बेटा 1 चम्मच ये लो, 2 चम्मच ये लो, तीसरा चम्मच ये लो, वैसे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पिला रहा हूँ। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं आपको हिट करा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। एक एक वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस है मित्रों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इन पौधों के अलावा, सात झाड़ी वृक्ष के अलावा कुछ पौधों को और बांटा गया, और उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? लता, लाइनाज। इन्हें क्या कहते हैं? लाइनाज, लता। अब मैं आपको बताता हूं लताएं हैं क्या। तो आपने ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे सभी पौधे जिनमें खड़े होने की, इरेक्ट होने की, स्टैंड होने की क्षमता नहीं होती है, ये पेड़ पौधे किसी अन्य पौधे का सहारा लेकर या तो बेल के रूप में ऊपर चढ़ जाते हैं, या कुछ नहीं जमीन पर ऐसे रेंगते रहते हैं। तो आपने ऐसे सभी पेड़ पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, ये पौधे बेल की तरह संरचना बनाते हैं, उन सभी पौधों को लता कहते हैं। अब लता को 2 भागों में बांटा गया। मैं यहीं पे आपको इसका क्लासिफिकेशन करके दिखा देता हूं। आपसे पूछा जाए कि लता को कितने भागों में बांटा गया, तो आपने का लाइनाज इज 2 टाइप्स। लताओं को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बिसर्पी, नंबर 1 बिसर्पी लता, बिसर्पी लता, और नंबर 2 आरोही लता। आपने का एक होता है क्रीपिंग लाइनाज। क्रीप मींस क्या होता है? रेंगना, क्रीपिंग लाइनाज। और एक होता है क्लिम्बिंग लाइनाज। क्लिम्बिंग मींस क्या होता है? चढ़ना। तो आपने का लताओं को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है बिसर्पी लता जो सर्प की तरह ऐसे रेंगती रहती है, और एक होता है क्रीपिंग लाइनाज, आरोही लता, जो ऊपर चढ़ जाती है पेड़ पौधों या दीवार का सहारा लेकर, उन्हें क्या कहते हैं? आरोही लता। और जो जमीन पर रेंगते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। तो लताओं को मित्रों कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, एक बिसर्पी लता और एक आरोही लता। अब बात करते हैं बिसर्पी लता की। तो आपने का कुछ ऐसे सभी पेड़ पौधे, ऐसे सभी छोटे छोटे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये पौधे सर्प की तरह जमीन पर रेंगते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। जैसे आपने देखा होगा, मैं बता दूं आपको, पुदीना। पुदीना को किसके अंतर्गत रखेंगे? बिसर्पी लता। आपने देखा होगा खरबूजा, आपने देखा होगा ककड़ी, आपने देखा होगा तरबूज, दूब घास, एक घास होती है जिसका नाम है दूब घास। तो ये सभी पेड़ पौधे, ये सभी बेल आपने का जो जमीन पर सर्प की तरह रेंगते रहते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। जैसे आपने का पुदीना है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, दूब घास है, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया? किसके अंतर्गत रखा गया? बिसर्पी लता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। बात करते आरोही लता की। तो आपने का कुछ ऐसे लताएं, कुछ ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, जमीन पर भी नहीं रेंगते हैं, ये पौधे, ये बेल आपने का किसी पौधे का या
किसी स्ट्रक्चर का, दीवार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और जो जमीन से ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आरोही लता, क्लिंबिंग लाइनर्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, और इस मनी प्लांट को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, आरोही लता। जैसे आपने देखा होगा अमर बेल, जैसे आपने देखा होगा सेम, आपने का जैसे सेम है, आपने का मनी प्लांट है, अमर बेल है। इसके साथ साथ आपने का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे 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 बेल के में ऐसे स्प्रिंग की तरह संरचना बन जाती है। और ये स्प्रिंग तरह संरचना होता क्या है, जो आपने का स्प्रिंग की तरह संरचना पाई जाती है, इन सभी को टेंड्रिल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल के सहारे ये बेल किसी अन्य पेड़ पौधे या किसी स्ट्रक्चर, संरचना, किसी ढांचा के सहारे इसी टेंड्रिल से पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आपने का करेला, आपने का करेला है, सेम है, मनी प्लांट है, ये सभी पौधे पैथोज, मनी प्लांट को पैथोज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पैथोज। बहुत इंपॉर्टेंस है, पैथोज, पैथोज। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हम लोगों ने पेड़ पौधों की संरचना के बारे में सीखा। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करें। अगर चीजें समझ में आती हैं तब भी कमेंट्स किया करें। और एक एक चीज बहुत ब्रीफ मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, आने वाले जो भी एग्जाम होगा आपका, टेट, सीटेट, सुपर टेट का, वैसे सीटेट एग्जाम 100% 5 जुलाई को नहीं होगा। देखिए, हम लोग आधिकारिक सूचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भयावह इसमें स्थिति है, जिस कोविड-19 से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं, उसके देखते हुए जो एग्जाम्स का कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एकदम से कहना चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम आज हो, 5 जुलाई को हो या 5 दिसंबर को या 5 सितंबर को, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो पढ़ना है, हमें तो अपनी तैयारी करना है, 100% तैयार होकर बैठना है। एग्जाम जब होगा तब क्वालिफाइड कर लेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब सिलेक्शन ले लेंगे। हमारी एक सीट निश्चित होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कब होगा, फर्क पड़ता कि हमने पढ़ा क्या, हमने सीखा कितना, वो जो मैंने सीखा वो मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस ये महत्वपूर्ण है। बिंदु को, एक चीज को दिमाग में हमेशा बिठाए रखना। कुछ लोग कहेंगे अब कोरोना आ गया, महामारी आ गई, वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। तो मित्रों ध्यान रखना, वैकेंसी जब भी आएगी, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए आपको एक सीट अपनी निश्चित करना है। आपको मेहनत करना है, पढ़ना बहुत है, मेहनत बहुत करना है। मेहनत क्या करना है यार, मैं तो कहता हूँ मेहनत में कोई हार्डवर्क थोड़ी ना करना है, बस पढ़ना है। और क्या करना है, पढ़ लेंगे, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, हर हाल में होगा, और सिलेक्शन आप लेके रहेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।